हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल खंडेलवाल इंजीनियर्स एकेडमी के निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि MVSI की वैकेंसी जो आई है, जैसा कि आप सभी को पता है MVSI की जो वैकेंसी है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं तो 197 नंबर ऑफ वैकेंसीज अपनी आई है। आप सभी लोगों को जहां तक क्राइटेरिया पता लग गया होगा कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है और बीटेक वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था पहले कि भाई बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है, तो डेफिनेटली बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। 1 दिसंबर से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में होगा, ठीक है। अपनी जो क्लासेज है वो जयपुर सेंटर सांगी पे स्टार्ट होने वाली है, जो कि 1 दिसंबर से चालू होगी जयपुर में। क्लियर है। सांगी सेंटर पे क्लासेज की जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी वो रहेगी 3 PM। क्लियर है। इनिशियली 4 घंटे की क्लासेज होगी। क्लियर है। उसके बाद में क्लासेस की टाइमिंग आपकी बढ़ जाएगी। मैं आपको थर्मोडायनामिक्स बताने वाला हूं इसमें डिटेल्स में। क्लियर है बात। अब अपन बात करें सिलेबस की कि सर सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, तो शॉर्टली मैं सिलेबस में बताऊं तो आपको पता है इसमें आपके 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 की मैं बात करूं आपका तो आपको सबको पता है जीके जीएस आने वाला है, जो कि आपका 100 मार्क्स का है जीके जीएस, और 100 ही क्वेश्चंस होंगे अगर मार्क्स की बात करें और क्वेश्चंस की बात करें। तो लास्ट टाइम जो था आपका इसमें 120 क्वेश्चन थे जीके जीएस में, ठीक है। सेकंड में बात करूं लैंग्वेज वाले पेपर की, लैंग्वेज वाले पेपर की 100 मार्क्स का ही है, 100 ही क्वेश्चन होंगे। और अगर आपके मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करूं, टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करूं तो आपका जो 200 मार्क्स है और 200 ही क्वेश्चन होंगे। लास्ट टाइम जब आरपीएससी ने कराया था 2013 में, जब आरपीएससी ने 2013 में कराया था तो 120 क्वेश्चन यहाँ पे थे, 120 क्वेश्चन यहाँ पे थे और 150 क्वेश्चन यहाँ पे थे। क्लियर है बात। तो यहाँ पे अपन को पैटर्न भी पता लग चुका है। अब अपन बात करें टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में क्या रहने वाला है, तो मोटा मोटा मैं आपको आइडिया बता देता हूं कि टेक्निकल के अंदर क्या क्या रहने वाला है। अगर अपन बात करें तो करीब 70% जो अपना कोर्स है, अराउंड 70% कोर्स अपना आईसी इंजन एंड ऑटोमोबाइल, इन दोनों से कवर होने वाला है। ऑटोमोबाइल, इन दोनों से अपना कोर्स कवर होने वाला है, करीब अराउंड 70%। अगर मैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लास्ट टाइम बेसिक थर्मो में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई डेप्थ में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सभी के सभी 10 के 10 क्वेश्चन सरफेस से पूछे गए हैं। कहीं कोई मैथमेटिक्स इक्वेशन के बेस कोई क्वेश्चन नहीं था, न किसी कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के बेस कोई क्वेश्चन था, सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए थे, बहुत ही बेसिक। मैं बात करूं आपके यहाँ पे तो यहाँ पे 3 ही अपन को टॉपिक है। टॉपिक बोले तो चैप्टर की बात कर रहा हूं, बेसिक, फर्स्ट लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड गैस लॉज। यहां से आपका थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस कवर होने वाला है। पिछली बार की बात करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके 4 क्वेश्चन थे, सेकंड लॉ से आपके 4 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन आपके थे फर्स्ट लॉ से। इस तरीके से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। कुछ डिटेल्स में अपन क्लासेस में मिलेंगे, पर एक छोटा सा मैं टॉपिक समझाता हूं यहाँ पे आपको, जिसका पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। पिछले साल जब 2013 में जब क्वेश्चन पेपर हुआ था अपना 2013 में, तो वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। तो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी ने जब एग्जाम करवाया था, तो उन्होंने पूछा था कि 75 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना वैल्यू होता है। मतलब उन्होंने टेम्परेचर का कन्वर्जन पूछा था, यूनिट के बेस पे आपको दिया गया था 75 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर अपन को डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखना है तो कितना लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास था और उसका आंसर था 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है बात। तो चलिए यहां से मैं टेम्परेचर स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज द टेम्परेचर। अगर अपन बात करें टेम्परेचर की डेफिनेशन की तो व्हाट इज टेम्परेचर, तो बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। पर चूंकि अब अपन थोड़ा इंजीनियर की बात ही अगर बताएं, इंजीनियर की तरह डेफिनेशन देना चाहे तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होगी। टेम्परेचर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो अपन को एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स 2 तरीके से पढ़नी होती है। पहला है आपका माइक्रोस्कोपिक और सेकंड है मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक की मैं बात करूं
तो माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल अवेलेबल है। तो यहाँ पे अपना जो कंसर्न रहेगा थर्मोडायनामिक्स, अगर अपन माइक्रोस्कोपिक बेस पढ़ रहे हैं तो अपना जो कंसर्न रहेगा वो हर एक मॉलिक्यूल पे रहेगा। हर एक मॉलिक्यूल की अपन को स्टडी करनी है और फिर उनका एवरेज बिहेवियर निकालना है। क्लियर है? तो इस थर्मोडायनामिक्स को अपन स्टैटिस्टिकल भी बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। तो चूंकि अपने सिलेबस में है, सिलेबस में है पर हम इसको पढ़ते नहीं है, हायर स्टडीज में जाएंगे जब अपन इसको पढ़ेंगे। अपने जो काम किए वो है मैक्रोस्कोपिक, जिसको अपन क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर अपन हर एक मॉलिक्यूल पे कंसंट्रेशन ना करके अपन क्या लेते हैं कि एक समूह है, एक ग्रुप ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स का और उस पे अपन को स्टडी करनी होती है। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे टेम्परेचर की जो मैं बात कर रहा था कि अपन ने डेफिनेशन पढ़ी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। क्लियर बात? पर अगर अपन टेक्निकली इसकी डेफिनेशन देना चाहें, टेक्निकल का मतलब एडवांस, जो अपन बीटेक और डिप्लोमा लेवल पर अपन ने पढ़ा है, तो इसकी डेफिनेशन भी अपन दो तरीके से दे सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होती है और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टेम्परेचर की डेफिनेशन। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं टेम्परेचर की डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो यहां पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर अपन देना चाहें तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द molecules is defined as the temperature। ठीक है? तो जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर होगा। पर अगर अपन मैक्रोस्कोपिक लेवल, जो थर्मोडायनामिक्स अपन को पढ़नी है, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स अपन को पढ़नी है, उसके लेवल से अगर अपन डेफिनेशन देना चाहें, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हीट ट्रांसफर की दिशा तय करता है, जो कि हीट ट्रांसफर को एक दिशा प्रदान करता है, हीट को एक डायरेक्शन देता है कि हीट किस दिशा में जाएगी, हीट का ट्रांसफर किस दिशा में होगा, तो वो अपन को बताता है, वो क्या है आपका टेम्परेचर। तो बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हीट कैन बी फ्लो। तो यहां पे अगर अपन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर अपन इसकी डेफिनेशन देना चाहे टेम्परेचर की, तो देखिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पे the property by the virtue हीट में फ्लो, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके डिफरेंस से हीट फ्लो कर सकती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी आपकी, टेम्परेचर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टेम्परेचर। अब बात करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस बनाए गए। क्लियर है बात? हम सबसे पुराने जमाने में चले तो अपन ने बुखार नापने के लिए देखा होगा, अपन क्या करते थे, वहां पे एक मरकरी वाला ग्लास और मरकरी का क्या बना होता था, वहां पे एक ट्यूब सी बनी होती थी। क्लियर है बात? तो देखिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट से चेंज हो, टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर हो या टेम्परेचर पे डिपेंड करे। अगर वो प्रॉपर्टी अपन ने फाइंड आउट कर ली तो अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि डिफरेंट थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, डिफरेंट थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। यहां से मैं बात करूं HG ग्लास थर्मोमीटर में जो आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, लेंथ। वो क्या होगी आपकी, लेंथ। देखिए क्या होता है, जब आप बुखार मेजर करते थे आपके ट्यूब से, तो अपन क्या करते थे, उसको मुंह में रखते थे, तो क्या होता था, जितना टेम्परेचर, जितनी अपनी बॉडी गर्म होती थी उतना ही क्या होता था, पारा आगे खिसकता था, उतनी उसकी लेंथ में क्या होती थी, वृद्धि होती थी। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे टेम्परेचर किसके हिसाब से चल रहा है, लेंथ के हिसाब से। आगे बात समझ में? यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, लेंथ। यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, लेंथ। अगर अपन बात करें कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर की बात करें तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होगी, वॉल्यूम। कैसी होगी, देखिए आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेम्परेचर अपन को मेजर करना है और कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया अपन ने, तो टेम्परेचर किसके
किसके रेस्पेक्ट से चेंज होगा? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट से चेंज होगा। किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर में जो आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? वॉल्यूम होगी। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर की बात करूं तो यहां पे जो आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो क्या होगी? प्रेशर। वो क्या होगी आपकी? प्रेशर। सीधे सीधे क्वेश्चन मिलने वाले हैं वहां पे आपको, कहीं आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको वहां पे क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है? अपन जो बता रहे हैं कि जो अपन डिफरेंट टाइप के जो थर्मोमीटर बना रहे हैं उनकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने आपको बताया एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर के साथ बदले। नेक्स्ट अपन बात करें थर्मोमीटर। इसके अंदर अपन बात करें तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगा रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे आधारित है, उसके प्रिंसिपल पर आधारित है ये। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें थर्मोकपल की। तो यहां पे जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ईएमएफ। ये आपका सीबैक इफेक्ट आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो डिसिमिलर मटेरियल को ज्वाइन किया जाता है और उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो तो क्या होगा? आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। थर्मोकपल थर्मोमीटर में जो होता है वो ईएमएफ होती है आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मिस्टर में आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर आधारित है ये। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपन बात करें, एक होता है आपका पायरोमीटर। इसमें अगर मैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो क्या होगी आपकी? इंटेंसिटी बोल सकते हो आप, या वेवलेंथ भी बोल सकते हो। क्लियर है बात? बहुत हायर टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो आप किससे मेजर करते हो? पायरोमीटर से मेजर करते हो। तो यहां पे अपन ने बात करी टेम्परेचर की डेफिनेशन की। टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं? टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या होता है? एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के हिसाब से के बेस पे अपन क्या बनाते हैं? थर्मोमीटर बनाते हैं। बेसिकली थर्मोमीटर का काम क्या है? टेम्परेचर को नापने का। आगे बात समझ में? नेक्स्ट अपन बात करें कि इनके स्केल क्या है, किस किस तरीके से अपन इनको माप सकते हैं टेम्परेचर को। स्केल की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप सबको पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 1954 से पहले जो मेथड यूज किया गया था वो था टू रेफरेंस पॉइंट बिफोर 1954 से पहले जो मेथड यूज किया गया था वो क्या था? आपका टू रेफरेंस पॉइंट। जो दो रेफरेंस बिंदु लिए गए वो कौन कौन से बिंदु थे? एक तो था आपका बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा था आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर बात करें अपन एट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्हीं को आधार मानकर अपन ने क्या निकाला? डिफरेंट टाइप के स्केल निकाले। स्केल निकाले। तो इन सबको समराइज करके मैं एक साथ लिख देता हूं किस तरीके से। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कन्वर्जन का, आप सीधा आप जाइए और आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। अगर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट। और आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलरली अगर केल्विन में बात करें, तो आपका 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, 273 आपका फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बात समझ में? तो ये 3 स्केल से तो अपन परिचित है। अगर अपन को खुद का स्केल बनाना है तो वो भी अपन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने अपना स्केल बनाया कि सर मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, ना ही मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है, ना केल्विन में करना है। मैं अपना एक स्केल बनाना चाहता हूं और आपके पास इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कोई एक थर्मोमीटर है
इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ गया, कोई थर्मोमीटर मान लो, इसको मैं किस में मेजर कर रहा हूँ, एक्स में मेजर कर रहा हूँ, क्या है उसकी यूनिट एक्स, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है मान लो 70, और मान लो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है उसका 30, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 30। क्लियर आई आगे बात समझ में। अब यहां से मुझे कन्वर्जन देखना है, यहां से मुझे कन्वर्जन देखना है कि मान लो आपको दे दिया जाए कि कोई एक स्केल है एक्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट 70 है, फ्रीजिंग पॉइंट 30 है, तो 40 पे डिग्री सेंटीग्रेड में वो कितना शो करेगा। आ रही बात समझ में, 40 पे वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना शो करेगा। तो देखिए इसका सीधा सा फंडा है, यहां पे अपने एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, यहां पे एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए पिछले वाले डायग्राम को ध्यान में रखिए, पिछले वाले डायग्राम को ध्यान में रखिए। देखो क्या करना है, सीधा सा यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहां पे केल्विन है और यहां पे एक्स, एक आर्बिट्री स्केल मैंने अपना बनाया, एक आर्बिट्री स्केल मैंने अपना यहां पे बना लिया। तो ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड को ऐसे कैसे लिखो, C -0 डिवाइड बाई 100 -0 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, फ़ारेनहाइट लोअर टर्म कितनी है 32, 212 -32 इज इक्वल टू केल्विन में लिखना है, केल्विन -273 373 -273। सिमिलरली मैंने कोई आर्बिट्री स्केल अपना एक स्केल बनाया, उसको अगर मुझे मेजर करना है उसकी फॉर्म में, तो x -30 70 -30। क्लियर है। अब जैसे लास्ट टाइम मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था 2013 में, तो क्या पूछा था कि 75 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में लिखिए, 75 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में लिखिए। अगर अपने पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है, अगर अपने पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है, तो कैसा भी चेंजेज आ जाए अपन क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा आंसर बना सकते हैं। तो लास्ट टाइम जब मुझसे पूछा गया था 75 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में लिखिए, तो ये रहा अपना डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहा यहाँ पे अपना फ़ारेनहाइट। तो देखिए यहां से अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करें, यहां से अगर अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करें, यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो C की जगह कितना लिख सकते हैं, 75 -0 100 -0 फ़ारेनहाइट है, मुझे आंसर चाहिए F -32 212 -32 75 डिवाइड बाई 100 F -32 212 -32। जब इसको आप सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर जो आपका आएगा 167 आएगा, इसका जो आंसर आएगा 167 आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है बात। तो आप डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास आ जाए कि सर कोई एक ऐसा स्केल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 70 और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 30। अगर मुझे शो करना है कि इस स्केल पे जब 40 होगा, इस स्केल पे जब 40 होगा तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। मान लो आपको किसी मटेरियल का टेम्परेचर है, किसी बॉडी का टेम्परेचर नापना है, तो जब आप इस वाली स्केल को लेके गए, एक्स वाली स्केल को, तो इसने कितना शो कर दिया 40, और वहीं अगर आप किसको लेके गए डिग्री सेंटीग्रेड वाली को, तो कितना शो करेगा। आगे बात समझ में, तो इस इक्वेशन का यूज करके अपन निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, कल से मतलब हुआ 1 दिसंबर से अपना ऑफलाइन ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। गोपालपुरा सेंटर में सांगी में अपनी ऑफलाइन क्लासेज चलेगी। क्लासेज की टाइमिंग 3 बजे से रहेगी। ऑनलाइन अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैं इसकी भी जानकारी आपको दे देता हूं। ऑनलाइन अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप निम्बस लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। निम्बस लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। आपको अपनी जो प्राइस है 7000 रुपीज है, 7000 अपनी प्राइस है, 10,000 प्राइस बेस प्राइस है, उस पर 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और फाइनल जो अमाउंट रहेगा वो 7000। इसमें अपना पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों इंक्लूड रहेगा। पेपर 3 तीनों इंक्लूड रहेगा। क्लासेज अपनी लाइव चलेगी, लाइव क्लास चलेगी। साथ ही साथ लाइव क्लासेज जिनसे मिस हो जाती है, कभी मान लो बच्चे लाइव क्लास नहीं दे सकते, उनको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, उसके साथ इसकी रिकॉर्डेड क्लासेज भी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है बात। ऑफलाइन अगर किसी बच्चे को चाहिए, ऑफलाइन अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए दोस्तों, तो आप ऑफलाइन सांगी सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए आपके पास जो नंबर है वो यह है 7374000888 या 7374000999। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर किसी को एडमिशन लेना हो। चलिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सांगी सेंटर पे।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.